हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली 4 टॉपिक्स के बारे में: बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉज ऑफ फ्लोटेशन एंड लास्ट में हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन एपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट के बीच में। इसमें हम नॉर्मली वैसे तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाला सिलेबस, ये चीज हमारे सिलेबस में हट चुकी है, लेकिन ये चीज ऐसी है यदि आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आगे वाले टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे। बट इलॉजिकल लगता है कि सीबीएसई ने टॉपिक्स हटाए क्यों, तो ये वाले टॉपिक्स आपको आगे वाले टॉपिक्स समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली हम एक तो इसमें बात करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, और दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं आईआईटी मेंस या एडवांस में और नीट के एग्जाम के अंदर इसमें से किस किस क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम बात करते हैं बायंसी की। तो क्या कहता है ये, सबसे पहले वो समझते हैं। फिर देखिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस कंटेनर के अंदर ये रखा हुआ है। बेसिकली यदि बात की जाए ना, हवा में आपके पास कोई, जैसे ये बॉल है और इसको आप नॉर्मली इस अर्थ के ऊपर आपने, ये नॉर्मली प्लेन के ऊपर आपने इस बॉल को रखा हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, वो है नीचे की तरफ। और कोई भी बॉडी हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आने की कोशिश करती है, या फिर आप कह सकते हो कि अर्थ की सरफेस पे आने की कोशिश करती है। सिमिलरली ये वाली ऑब्जेक्ट तो हमारे पास एयर में रखा हुआ था, जो ये बॉल है, और हमने इसी बॉल को एक पानी के कंटेनर में रख दिया। तो एक हुआ क्या, ये वाली बॉल नीचे आने की कोशिश करेगी और उसके ऊपर लग रहा होगा वेट mg। ठीक है भाई, बेसिकली हमारे पास ये वाली कंडीशन रहती है। लेकिन एयर में तो सिर्फ आपके पास सिर्फ एक mg ही काम कर रहा है। लेकिन आप इसमें से बहुत सारे एग्जांपल लो, यदि ये बॉल फॉर्म की होती तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती। और अब ऐसा कैसे हो रहा है भाई, ये तो mg नीचे आ रहा है। जब नॉर्मली हम बॉल को छोड़ते हैं तो नीचे आती है, चाहे वो फॉर्म की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे लेदर की हो। लेकिन इस वाले केस में ये क्यों नहीं आ रही? कुछ केस आप देखोगे, कुछ केसेस के अंदर ये बॉल इस टाइप की कंडीशन में रहेगी, इस टाइप से। तो ये वाली तो पूरी इसके अंदर डूबी हुई है। ये वाली बॉल हम मान सकते हैं कि आधी बॉल पानी के अंदर है और आधी ऊपर है। और तीसरा केस क्या हो सकता ना, कि एक बॉल सिर्फ आपके पास बाहर होती और वो पानी के ऊपर बिल्कुल फ्लोट कर रही। अब इन तीनों केस के अंदर डिफरेंस है। इस वाले केस के अंदर mg फोर्स लग रही थी, उसके बावजूद भी बॉल सबसे ऊपर सरफेस पर ही है। मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो उसको रेजिस्ट कर रही है, इस mg को बैलेंस कर रही है। तो यहां पर पानी के अंदर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट, और बॉयंट फोर्स, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो ये वाली जो फोर्स है सिर्फ फ्लूइड के अंदर ही लगती है, या तो आप एयर मान लो या फिर आप लिक्विड मान लो। तो बॉयंट फोर्स आपके पास क्या होती है, आप क्या लिख सकते हो, लिखो इसे, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड, इमर्ज इन ए फ्लूइड is called upthrust or buoyant force, is called upthrust or buoyant force, and the phenomenon is called buoyancy। ठीक है भाई, अब इन तीनों केस को समझते हैं एक बार हम। जब आपके पास सरफेस बिल्कुल यहां पर है ना, इस बॉल आपके पास सरफेस के ऊपर ही लाई कर रही है, मतलब जितना mg लग रहा था उतना ही इसने अपथ्रस्ट लगा दिया। आपके पास चीज क्या होती है, आपने एक ना इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पर क्या होता है, जितनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उतनी ही फोर्स यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता है। इस वाले जब आपने उस बॉल को इस सरफेस पे रखा होगा तो जितनी फोर्स mg लग रही थी उतना ही इस वाटर लेयर ने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, तो ये वाली बॉल नीचे आ ही नहीं पाई।
इस वाले केस में क्या कह सकते हो, जो अपथ्रस्ट था वो थोड़ा सा कम बैठा। क्यों? ये बॉल पानी के अंदर एंटर हो चुकी है, तो mg लग रहा होगा नीचे और ऊपर लग रहा होगा अपथ्रस्ट। अब एक चीज सोचो, यदि mg ज्यादा है, आपने ये चीज पढ़ी थी, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma, है ना? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma, मतलब जहां पर फोर्स ज्यादा होती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, उस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। यहां पर आप बात करोगे, यदि mg ज्यादा है तो उस बॉडी का मूवमेंट कहां होगा? नीचे की तरफ। इस वाले केस में क्या था, जैसे ही मैंने सरफेस पे रखा तो जितनी फोर्स अपथ्रस्ट थी उतना ही mg वो स्टेबल हो गई। इस वाले केस में जैसे थोड़ा सा अंदर क्यों गया? क्योंकि mg की फोर्स ज्यादा थी, mg ज्यादा था और अपथ्रस्ट कम था, इसलिए वो थोड़ा सा एंटर कर गया। और इस वाले केस में सबमर्ज या हो जाए या फिर बिल्कुल सिंक कर जाए, तो उस वाले केस में क्या होता है, mg बहुत ज्यादा होता है कि वो अपथ्रस्ट उसे मतलब रेजिस्ट कर ही ना पाए। तो वो चीज क्या होती है, जैसे आयरन नेल को लो और फिर पानी में डाल दो, तो mg क्या होगा, बहुत ज्यादा, और ये अपथ्रस्ट बहुत उसके केस में कम रह पाता है, इसलिए वो बिल्कुल जाके सिंक हो जाएगा। मतलब आप इस तरीके को कह सकते हो कि ये दोनों जो मतलब है, जो अपथ्रस्ट और mg दोनों आप देख रहे हो, या वेट ऑफ द बॉडी आप कह रहे हो, इन दोनों के कंसेप्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो बॉडी फ्लोट करेगी, इमर्ज होगी या फिर सिंक कर जाएगी। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज तो हमें बताई सिर्फ बायंसी में, और बायंसी आपके पास बेसिकली फ्लूइड्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है, उसको हम एयर फ्रिक्शन बोल देते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को ऐसे एक कागज का टुकड़ा ले लो और उसे किसी हाइट से फेंक दो, तो क्या होता है, वो फ्लोट होते हुए आता है। और यदि बहुत हल्की चीज ले लोगे और नीचे से आप एक एयर प्रेशर दे दो, जो आप देखते हो ना एक गन आती है उसमें एयर प्रेशर टाइप देते हैं, और ऊपर की तरफ गन कर दो तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर अप्लाई कर दी होगी, और आप कागज के टुकड़े को छोड़ दो तो वो जहां पर आपने छोड़ा होगा फिर वहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस कागज के ऊपर mg लग रही है और नीचे से उस एयर ने उसको अपथ्रस्ट दे दिया। तो ये वाली कंडीशन भी उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ्लूइड वाले केस में जो वाटर होता है, कोई लिक्विड ले रहे हो, कैरोसिन ले रहे हो, कोई ऑयल ले रहे हो, तो वहां पर आप देखोगे कि अपथ्रस्ट वो फ्लूइड ही लगा देता है। ठीक है, तो वहां पर आपको उस एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये दोनों चीज को लेके बायंसी तो हमें समझ में आई, लेकिन ये कंसेप्ट समझाया। अब ये कह रहा है कि हर केस में अलग अलग केस बनने हैं, कि कुछ केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर ही लाई कर रहा है, कुछ केस के अंदर सरफेस के अंदर बॉडी एंटर हो चुकी है और एंटर हुई होगी। आपने बोला अपथ्रस्ट लगता है, लेकिन कितना? अब चीज क्या आती है ना, हमने पहले तो कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा था, कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो हमें ये नहीं पता था कि अपथ्रस्ट लगता है, लेकिन मैंने आपको बताया अपथ्रस्ट लगता है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सर कितना? अब कितना बताने के लिए हमारे पास आए आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने इस चीज को एक्सप्लेन करा, कितना अपथ्रस्ट लगता है और किस केस में आप बता पाओ कि बॉडी सिंक करेगी या फिर नहीं। भाई आप सोचो ना, आपने इतना बड़ा शिप बना दिया, बोट बना दी, और ऐसा मटेरियल यूज कर लिया, जैसे ही आपने उसे बनाया वो सिंक कर गया। अब एक लगभग नॉर्मल शिप मान के रखो तो लगभग अब 500,000 के करोड़ के आसपास का बनता है। 500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री ने यूज की होगी, तो और वो पानी में डूब जाए, और क्या पता उसके ऊपर, उस बोट के ऊपर, शिप के ऊपर कितना वेट रख सकते हैं जिससे कि वो सिंक ना करे। अब जितने हमारी पूरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटेनर यार्ड से चलाते हैं, जितने भी पोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं वो, तो सारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर वो उस पोर्ट के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब लाखों करोड़ों रुपए का माल होता है। अब उस सामान को आपने उसके ऊपर रख दिया, और सिर्फ आपकी इंजीनियरिंग के ऊपर एक कंसेप्ट है कि आपने कैसा शिप बनाया है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाए। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद वो हमें कुछ सेनानी छोड़ने पड़ेंगे जिससे कि ढूंढ के लाएं कौन से समुद्र में और कहां पर वो पानी डूब गया था। तो दूसरे हमारे पास हैं जिन्होंने बताया, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैं पहले से समझते हैं उसके बाद लिखते हैं। क्या कह रहा है ये? आपने बोला कि कोई भी सरफेस, कोई भी बॉडी जो है, जैसे ही हम उसे पानी के अंदर डालते हैं, सिर्फ इसकी एक स्टेटमेंट समझना, रटने की कोशिश मत करना। जैसे ये आपके पास बॉडी है, ठीक है भाई, और इस बॉडी में आपको बताऊं, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, वो पानी के अंदर डूबा हुआ है।
ठीक है ना। आपको एक चीज पता होगी, यदि इस कंटेनर को मैं यहां तक मानूं तो जैसे ही इसके अंदर मैं कोई चीज रखूंगा तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज फिक्स्ड, है ना। तो जैसे आपने इसके अंदर बॉल डाली, या तो उस वॉल्यूम के अंदर बॉल रख लो या फिर पानी रख लो, एक ही चीज रह सकती है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर बॉल डाली तो कुछ पानी बाहर आया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। मतलब उस बॉडी ने क्या करा है, फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है। और वो फ्लूइड डिस्प्लेस कितना हुआ होगा, जितनी बॉडी इसके अंदर इमर्ज्ड है। भाई एक चीज समझो इसे, जैसे इस पूरी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, इस बॉडी का 10 सेंटीमीटर क्यूब था, ऊपर इसका 3 सेंटीमीटर क्यूब तो बाहर है, तो 7 सेंटीमीटर क्यूब क्या रहा होगा, पानी के अंदर। अब जितना वो पानी के अंदर गया है उतना ही तो पानी बाहर निकालेगा, ये सुनो। तो दिस इज अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो आर्किमिडीज का कहना यह था कि जो अपथ्रस्ट लगाता है ना, अपथ्रस्ट सिर्फ उतना ही फ्लूइड लगाएगा जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है। बात समझ में आई। आप मैं बोलूं कि इसके ऊपर अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है, और जैसे इस बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्स काम करी होगी, एक फोर्स तो काम करी होगी नीचे की तरफ, दैट इज mg, है ना, और ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा अपथ्रस्ट। तो उन्होंने ये कहा कि जो अपथ्रस्ट है वो लगेगा सिर्फ किसकी वजह से, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा होगा सिर्फ उसकी वजह से। तो उनका कहना क्या था, एक स्टेटमेंट लिखो पहले, उसके बाद मैं आपको इसे समझाता हूं। देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज्ड, व्हेन द बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज्ड, या तो थोड़ा सा उसके अंदर इमर्ज्ड है या फिर पूरी की पूरी बॉडी इमर्ज्ड है, दोनों केस ले सकते हो। व्हेन द बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, जब कभी भी कोई बॉडी पार्शियली या पूरी इमर्ज्ड होगी तो क्या होगा, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल्स टू द weight of the fluid is equals to the weight of the fluid displaced by it. And its upthrust act through the center of gravity, of the displaced fluid. इसके लिए कुछ चीजें लिख लो बेटा जो आप आगे यूज करोगे। क्या क्या चीज लिखनी है आपको। पहली चीज, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड है ना, जो बॉल डाली होगी आपने, उसकी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। और रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है भाई। उसके बाद V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और V डैश इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है भाई। चार चीजें आप नॉर्मली सारे क्वेश्चंस के अंदर यूज करोगे। पहली चीज क्या बोला भाई आर्किमिडीज ने, इन्होंने बोला जो अपथ्रस्ट लग रहा है, अपथ्रस्ट कौन लगाएगा, सिर्फ जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है बस। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट। बेटा अपथ्रस्ट एक फोर्स होती है ना, तो फोर्स को फोर्स ही बैलेंस कर सकती है। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड
डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, उस बॉडी ने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसके वो बराबर रहेगा। ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन उसके लिए थी। और जब अपथ्रस्ट और वेट दोनों बराबर हैं तो बॉडी क्या रहेगी, या तो इस कंडीशन में होगी पार्शियली इमर्ज्ड होगी या फिर होली इमर्ज्ड होगी, कभी भी सिंक नहीं होगी। सिंक होने का मतलब क्या है, बॉल यहां पर आ जाए, बिल्कुल डूब चुकी है। फ्लोट वाले में दोनों में अंदर समझ रहे हो ना, पार्शियली वाला कौन सा होता है, शिप, क्योंकि शिप आपको ऊपर भी दिखता है और नीचे भी दिखता है। फुल्ली इमर्ज्ड सबमरीन्स, भाई मछली जो होती है जो तैर रही होती है उस टाइम पे फुल्ली इमर्ज्ड होती है। अब सिंक थोड़ा हो होती है, सिंक कब हो जाएगी, जब वो मर जाएगी तो नीचे आकर डूब जाएगी। तो ये वाला केस रहा सिंक वाला, फुल्ली इमर्ज्ड और पार्शियली इमर्ज्ड, वो वाला केस के लिए आप ये चीज लगा सकते हो। और जब फ्लोट हो रही है तो फ्लोट तो सिर्फ एक तरीके से हो पाएगी यदि अपथ्रस्ट आपका बड़ा ज्यादा हो। लिख लो, एक इसके साथ साथ में लिख लो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अपथ्रस्ट को हम डिनोट कर रहे हैं यू से और इसको हम कर रहे हैं डब्ल्यू से। ठीक है भाई, तो मैं आपको तीनों पहले डायग्राम से समझा दूं, उसके बाद हम समझेंगे। समझ में आया ना यहाँ तक क्या हो रहा है? तो चीज क्या है हमारे पास, तीन डायग्राम बनाओ पहले तो पहला डायग्राम क्या है कि बॉडी, ये आपके पास कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये वाला कंडीशन है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, फ्लोट कर रहा है प्रॉपर। इस वाले केस की बात करोगे तो ये फुल्ली इमर्ज्ड हो गया। और तीसरा वाला केस कौन सा है, जब वो सिंक हो जाएगा, ये वाला केस। ठीक है भाई, इस वाले केस में क्या होगा भाई, फोर्स से तो वही काम करेंगे, एक तो नीचे W और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट। तो इस वाले केस में क्या है, अपथ्रस्ट ज्यादा है वेट से। इस वाले में जब ये ऐसे कर रहे हैं तो अपथ्रस्ट और वेट दोनों बराबर हैं। और इस वाले केस में वेट जो है वो ज्यादा रहा होगा अपथ्रस्ट से, इसलिए वो सिंक हो गया। तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो अपथ्रस्ट रटने वाली चीज नहीं है, थोड़ा समझने अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि भाई जब आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो किसी चीज के ऊपर तो वो ऊपर ही रहेगा जहां पर वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ये वाली चीज है ना, ये मेरे पास है और मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, तो ये नीचे की तरफ आना चाह रहा था क्योंकि इस मार्कर के ऊपर भी तो फोर्स लग रही होगी ना, mg, तो नीचे आना चाह रहा है, लेकिन मैंने उसे क्या कर दिया, यहाँ पर बैलेंस कर दिया। तो जितनी ये नीचे की तरफ mg लगा रहा था उतना ही मैंने ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगा दिया, जिसकी वजह से ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, रेस्ट पे है। लेकिन इसका फोर्स ज्यादा होता तो मेरा हाथ धीरे धीरे नीचे आता रहता। तो ये दोनों कंडीशन है सिंक के लिए, कंडीशन लिख सकते हो आप इसे। ठीक है ना, अब ये किस तरीके से देखेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता क्या है, एक बार इसे समझते हैं। बीच वाले फिगर को ही हम समझेंगे किस तरीके से यूज करोगे आप क्वेश्चंस के अंदर। क्या कहता है, ये वाला सिर्फ ऐसा है जो अपथ्रस्ट है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो क्या है, वेट के बराबर। अच्छा, वेट क्या होता है, mg, है ना। तो आप लिख सकते हो वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। इसे ना पूरा लिखना, बहुत एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि इसमें दो तीन टर्म है, वही टर्म समझ में नहीं है तो न्यूमेरिकल सब समझ में नहीं। तो क्या कह रहा है ये, वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी मतलब वेट का मतलब होता है भाई mg। तो वेट ऑफ ए बॉडी मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट
आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मास इज इक्वल्स टू, क्या होता है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, और मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो क्या लिख सकते हो वेट को, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब इस चीज को समझो, वेट ऑफ ए बॉडी का मतलब क्या है, V इंटू रो इंटू जी, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, पूरी बॉडी जो है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिखा हुआ ना, तो ये पूरा वॉल्यूम लोगे आप, इंटू जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी भी बॉडी की होनी चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इंटू जी, है ना। अब जो अक्ट्रस लगा रहा है, तो अक्ट्रस में फोर्स लगी होगी और mg को बैलेंस कर रहा है, उसमें वॉल्यूम किसका लोगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और इसके साथ एक चीज और क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड, है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड। भाई शिप कितना भी बड़ा हो, कितनी भी हाइट का हो, कितने भी वॉल्यूम का हो, आपको ये मैटर नहीं करता वो कितने वॉल्यूम का है, मैटर सिर्फ ये करता है कितना उसका वॉल्यूम पानी के अंदर है, वो आप यहां पर लोगे। यदि सबमरीन है और सबमरीन कितना पानी डिस्प्लेस किया होगा, जितना उसका पूरा वॉल्यूम था, क्योंकि वो पूरी डूबी हुई थी, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड या फिर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी की बात हो रही थी, तो ये अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है, फ्लूइड लगा रहा है, तो डेंसिटी किसकी लेनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। तो ये जी से अपने जी काट दो, मतलब जी से जी कट गया, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी क्या था भैया हमारा, V, डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या थी, बॉडी की सिग्मा, और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड या फिर बॉडी ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड, दैट इज V डैश इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, V डैश अपॉन V, V डैश अपॉन V इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन रो, सिग्मा अपॉन रो। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इमर्ज्ड। फ्रैक्शन ऑफ बॉडी मींस कितना बॉडी इमर्ज्ड है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम लिख लो, इसे काफी क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड। ये आपके पास इसका बेसिक कंसेप्ट रहा। कोशिश करनी है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि इसमें आप, इसमें क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपके अंदर स्प्रिंग, मतलब पानी के इसमें ना नीचे स्प्रिंग भी लगा सकता है, नॉर्मली फ्लूइड भी हो सकता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, यदि आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं आपके पास करने के लिए, तो इकलौता एक ही फॉर्मूला है। अब आप इसमें क्या नहीं समझ पा रहे उस टाइम पर, वही आपके लिए मेन है, और क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर तो आएगा। तो कोशिश ये क्या करो कि क्वेश्चन को ज्यादा इधर उधर देखने की हेल्प मत लो गूगल पे, क्योंकि आज के टाइम पे 2 वर्ड स्टार्टिंग के डाल दो तो बाकी वो खुद समझ जाता है कि बच्चा क्या पूछना चाह रहा है। आपके माँ बाप से ज्यादा अच्छा हो रखा है इस टाइम पे गूगल, उनको पूरी बात समझा दो तब भी समझ में नहीं आती आपकी नजरों में, और काफी बार तो ऐसा होता है वो समझना ही नहीं चाहते कहना क्या चाह रहे हो आप। एक क्वेश्चन लिखो, ए सॉलिड फ्लोट्स इन वाटर, ए सॉलिड फ्लोट्स इन वाटर with 3/4
ए बॉडी फ्लोट्स इन वाटर विद 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम with 3/4 of its volume below the surface of water. Below the surface of water, calculate the density of the solid. 3/4 of this volume below the surface of water. Calculate the density of the solid. देखिए भाई, आप थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। फॉर्मूला हमें पता है, बार बार फॉर्मूला लिखना है बेटा आपको, डायरेक्ट कोई भी, जैसे ये चीज डायरेक्ट याद मत कर लेना। फॉर्मूला क्या है, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय। अब देखो जैसे ये हमारे पास है कंटेनर बना हुआ आराम से, और इसने क्या बोला है 3/4 क्या है, पानी के अंदर है। तो ये आपने बनाया, ठीक है। उसने बोला है कि टोटल वॉल्यूम मान लो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू V। तो टोटल वॉल्यूम तो V है, और इसने क्या बोला है 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो द सरफेस। तो नीचे कितना है 3/4 ऑफ V टोटल वॉल्यूम का। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू G, that is weight of the solid is equals to volume of किसका, जितना इमर्ज है, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड फ्लूइड इनटू G। तो ये दोनों कट गए। डेंसिटी किस चीज की लोगे बेटा, इसने क्या रखा है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, क्यों भाई 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आपने V माना हुआ है, V इंटू डेंसिटी पता नहीं है उसकी, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट इज V डैश 3V/4 इंटू दिस द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1000। तो V से V कट गया, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 250, सिग्मा इज इक्वल टू 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सबसे बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है भाई। फटाफट नोट करो इसे, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो फॉरवर्ड कर लो, आपके पास तो ऑप्शन है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and that of water is 1.03 gram per centimeter cube. An iceberg floats with a portion of 224 meter cube outside the surface of water. Find the total volume of iceberg. ये आपके पास भाई एक आइसबर्ग मान लो, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना, सिर्फ आपको कंटेंट दिखना है, क्या समझ में आ रहा है। डेंसिटी ऑफ आइस बोल रखा है बेटा, यहाँ पे जो आइस है वही एक बॉडी है, तो डेंसिटी क्या होती है सिग्मा इज इक्वल्स टू कितनी है 0.918 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहली चीज तो कभी भी हम डेंसिटी लेते हैं वो केजी पर मीटर क्यूब के अंदर होती है। आप इसे चेंज करोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू लिख सकते हो 0.918 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। चेक कर सकते हो इसे लाते वक्त, यदि आपको नहीं पता है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आप चेंज कर रहे हो किस चीज में, केजी पर मीटर क्यूब में। तो बेटा ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो किससे करेंगे 1/1000 से डिवाइड केजी, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1/100, तो 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 ये आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो 3 0 से 3 0 कट गए, अब ये 3 0 ऊपर चले जाएंगे तो 3 0 केजी पर
मीटर क्यूब। तो आप इसे याद भी रख सकते हो, कभी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है तो उसे आप केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, ये जो वाटर लिया हुआ है ये हमारे पास है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे भी आप चेंज करोगे तो 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। वैसे नॉर्मली हमारे पास जो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो 1000 होती है, पर यहाँ पर हमारे पास जो डेंसिटी आ रही होगी 1030 आ रही होगी, क्योंकि सी वाटर है। सी वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा मानी जाती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कह रहे हैं आइसबर्ग फ्लोट्स ओवर द पोर्शन ऑफ विद ए पोर्शन ऑफ 224 मीटर क्यूब आउटसाइड द सरफेस ऑफ वाटर। भाई इस पूरे का टोटल वॉल्यूम क्या मान लें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आप ले सकते हो कितना, V। तो टोटल V है, इतना भार है, तो ये वाला अंदर वाला पोर्शन कितना हो गया, V माइनस 224। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगाते हैं हम। अब वेट, पहले तो मास ऑफ द बॉडी, तो वॉल्यूम कितना है इसका, आप क्या लगाते थे ना, वेट लगाते थे इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट। ठीक है भाई, वेट ऑफ द बॉडी में वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है, V। डेंसिटी ऑफ बॉडी 0.918 10⁻³ इंटू G। अब थ्रस्ट में क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड, तो कितनी है ये, V माइनस 224 इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है 1.03 10⁻³ इंटू G। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसे, तो ये कितना आएगा 10⁻³ से ये पूरा कट जाएगा। काफी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को ये ट्राई करोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, बट उनका सब्जेक्टिव पेपर होता तो गलत है, क्योंकि आपने जो वॉल्यूम लिया हुआ है वो मीटर क्यूब के अंदर है, और यहां पर आप जो ले रहे हो वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हो, तो आंसर गलत है सब्जेक्टिव के लिए। तो कितना आ जाएगा 0.918 V इज इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई करो 1.03 V माइनस 224 इंटू 1.03। बेटा ये माइनस है, इधर ले आओ, 1.03 इज इक्वल्स टू 1.03 V माइनस 0.918 V। इसमें से माइनस कर सकते हो, तो V लेकर आओगे तो कितना आएगा 224 इंटू 1.03 अपॉन 0.112 आ रहा होगा। अब जब आप इसे पूरा काटोगे तो आपके पास वॉल्यूम जो आएगा वो आ जाएगा टोटल 2060 मीटर क्यूब। यहां पर कैलकुलेशन करते वक्त आपके पास ये कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, यदि कोई एग्जाम की बात करते हो तो वहां पर ये दोनों चीजें वो इस तरीके से नहीं देगा, वो देख लेगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा होगा ना वो इस तरीके से आएगी, पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पे ये टेंशन मत लेना, इसमें थोड़ा सा इसमें कट भी रहा होगा तो इसे काट के देख लेना, नहीं कट रहा तो बेसिकली आप क्वेश्चन ऐसा मिलने भी वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए सॉलिड बॉडी, आपने एक चीज नोटिस की होगी, पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था, दूसरे वाले में थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हुआ है, तीसरे वाले का थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया है। ए सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर, ए सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर हैज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम, has 1/6 of the volume above the surface, what fraction of its volume will project upward if it floats in a liquid of specific gravity 1.2, specific gravity 1.2। तो अब पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक आपने जो दो क्वेश्चन किए हैं वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए था, इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगना है, कंसेप्ट तो वही लगना है बट थोड़ा सा क्वेश्चन
टिपिकल है। क्या कह रहा है? पहले इसका क्वेश्चन समझो। ए सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर हैज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम अबव द सरफेस। इसमें दो केस दे रखे हैं। यदि मैं केस 1 की बात करूं तो इसने क्या रखा है, जो हमारे पास बॉडी है, जैसे ये हमारे पास बॉडी है सपोज, तो इसने कहा है यदि टोटल वॉल्यूम क्या मान ले, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज V। ये कह रहा है 1/6 ऑफ वॉल्यूम अबव द सरफेस, तो V/6 क्या है बेटा, ऊपर है, तो इमर्ज वॉल्यूम कितना होगा, V माइनस V/6। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम V है, V/6 ऊपर है, तो नीचे कितना होगा, एलसीएम लोगे तो आपके पास 5V/6 आ जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड, आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो। तो 5V/6, समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरी चीज, इसने क्या कहा, मैंने इस लिक्विड को ही चेंज कर दिया। इस लिक्विड को चेंज किया। अभी तक पहले क्या था इसमें, अभी तक इस वाले में जो फ्लूइड था वो वाटर था, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने एक ऐसा फ्लूइड डाला जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रखी है, 1.2। पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी समझाता हूं क्या होता है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल प्रोजेक्ट अपवर्ड इफ इट्स फ्लोट इन द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या कह रहा है, यदि इसी सॉलिड को मैं इसमें डाल दूं तो मुझे ये बताइए कितना फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विल प्रोजेक्ट अपवर्ड। मतलब यदि मैं पूरे का तो V पता ही है, यदि ये मान लूं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो V' है, तो V' अपॉन V निकालना है आपको, कितना होगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऊपर की तरफ होगा, है ना। ये वाली कहानी इसने दे रखी है। अच्छा, इसमें से यदि हम क्या करें, क्योंकि हमें क्या क्या चीज नहीं पता है, हमें इसकी डेंसिटी भी नहीं पता, हमें इसका वॉल्यूम भी नहीं पता, तो एक तो दो इक्वेशन आपके पास बनानी पड़ेंगी। इक्वेशन की अप्रोच कैसे रख सकते हैं, एक चीज मुझे बताइए, क्या होता था, वेट इज इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट। तो एक्चुअल वेट तो चेंज हो ही नहीं रहा, वेट तो mg रहेगा ना, तो क्या लिख सकते हो आप, वेट इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट। तो वेट को वेट की जगह दिखा रहे दो, वेट, भाई मेरा मास थोड़ा चेंज हो जाएगा, वेट क्या होता है m/g, तो मास तो बॉडी का वही रहने वाला है। अप थ्रस्ट की बात करें तो अप थ्रस्ट कौन लगाता है, जितना बॉडी उसके अंदर इमर्ज्ड है। तो यहां पे बॉडी कितनी इमर्ज है, 5V/6 इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होती है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में क्या लोगे आप, देखो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में दे रखा है, ऐसा फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर आप इसे स्पेसिफिक डेंसिटी बोल सकते हो। तो आप इसे क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यदि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। तो इस फ्लूइड की स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखी है, उस वाले की 1.2, तो 1.2 इंटू व्हाट डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो कितना आ गया, 1200 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां पे क्या ले सकते हो उसका आप, 1200 kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। या फिर एक तरीका और था, जैसे यहां पे इसकी वैसे वाटर की क्या होती है डेंसिटी 1000 और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1, तो ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि या तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 100 से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, 1000 है 1000 1, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। आपका जो मन करे उस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये हमने वैसे हम आप आदत ये डाल के रखो कि उसे मीटर क्यूब की आदत है, ऐसा ही उनके तरीके से चलने हैं, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी 1000 इंटू जी, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी।
अब इस वाले केस में यदि वेट देखूं तो बेटा कितना आएगा, तो इस वाले केस में वेट रहेगा आपका, क्या होता है, टोटल वॉल्यूम इज V, V डैश आउटसाइड है, तो बेटा ये अंदर कितना है, V माइनस V डैश, यस और नो। तो V माइनस V डैश आपका रहा अंदर वॉल्यूम इंटू व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1200 इंटू G। कोई ऐसी चीज समझ में ना आई हो, ठीक है भाई। तो आप इस बेसिक तरीके से इसको अब क्या करेंगे, ये भी वेट है और ये भी वेट है, तो दोनों बराबर ही होंगे, तो इन दोनों को आप बराबर पुट कर दो। क्या पुट करोगे, 5V/6 इंटू 1000 इंटू G, V माइनस V डैश 1200 इंटू G। बेटा G से G कट गया, 2 0 से इसे काट दोगे, यहां से इसे काट के देखो तो कितना आ रहा होगा, ये 5 आ रहा होगा, ये 3 आ रहा होगा, तो 25/V/3 आ गया होगा। और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसे भी नीचे ला सकते हो आप यदि लाना चाहो, तो 12 नीचे ले आओ, ये बच जाएगा V माइनस V डैश। तो कितना आ रहा है ये 25V/36 इज इक्वल्स टू V माइनस V डैश। ठीक है भाई, तो ये तो नोट कर लिया होगा आपने, या मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो इसको इधर ले आओ, V डैश इज इक्वल्स टू V माइनस 25V/36। बेटा एलसीएम ले लेंगे, V डैश इज इक्वल टू 36V माइनस 25 11V/, कोई डाउट, इसे नीचे ले आओ तो कितना आ गया, V डैश बाय V इज इक्वल टू 11/36। दिस इज अ फ्रैक्शन कि ये वाला पार्ट ऊपर है और ये वाला पार्ट, आपसे कुछ ही पूछ सकता था वो, कितना पार्ट ऊपर है तो ये वाला रहा, और यदि आपसे पूछा कितना इमर्ज्ड है तो आपको निकालना होता V माइनस V डैश अपॉन V, है ना। तो जो आपको निकालना है वो ऊपर टोटल वाला उसके अपॉन में। ये वाला क्वेश्चन आपके पास मिल सकता है, आपको सिर्फ डायरेक्ट देखो, ये मैंने आपको समझाया इसलिए बड़ा लग रहा है ये, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट ये निकालो और ये दोनों को बराबर पुट कर देते ना, तो आंसर आपका सेम आया था। कंसेप्ट सिर्फ याद रखना है, क्या वेट चेंज नहीं हो रहा आपके पूरे सिस्टम के अंदर, तो उसी को लेते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए क्यूब ऑफ आइस, a cube of ice floats partially in water and partially in kerosene oil. Partially in water and partially in kerosene oil. ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस immersion water to that in kerosene oil, to that in kerosene oil. Specific gravity of oil is 0.8 and that of ice is 0.9. ठीक है भाई, समझते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा होगा। बेटा इस एक आपके पास कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर दो चीजें हैं, नीचे कौन रहा होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल और वाटर है ना, दोनों दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो पानी और एक, तो बताइए कौन रहा होगा नीचे और कौन ऊपर। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रहेगा, तो ऑयल की डेंसिटी कितनी क्या रखी है 0.9, दैट मीन्स 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर की कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रहता है। तो यहां वाले पार्ट में जो आप डालोगे वो होगा वाटर, और इसके ऊपर जो आप डाल रहे होगे वो आपका होगा ऑयल। ठीक है, थोड़ी सी ना कहानी समझने की कोशिश करो।
एक मिनट लिखो मत और इस चीज को सोचो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। फिर आपने पढ़ा पहला क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ पार्ट वो बता के देगा, 3/4 उसके अंदर है, 4/5 उसके अंदर है, 6/7 उसके अंदर है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। लेवल बढ़ाने के बाद उसने वो वैल्यू दे देगा कि इतना वॉल्यूम बाहर है, या फिर डायरेक्ट देगा इतना वॉल्यूम अंदर है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। बाकी वो बता देगा कितना वॉल्यूम बाहर है, तो माइनस करके आप देख लो, क्योंकि वो कंफ्यूज करने, ये चेक करने के लिए कोशिश करता है कि अपथ्रस्ट कौन लगा रहा होगा, बाहर वाला या फिर अंदर वाला, आपको इतनी नॉलेज है या नहीं। तीसरा उसने क्या करा, हमने दो लिक्विड्स के अंदर सेम ऑब्जेक्ट को रखा, तो हमने ये देखा कि पहले वाले में कितना वॉल्यूम अंदर था और दूसरे वाले में कितना फर्क आएगा। पहले वाले में कितना था, उसमें 1/6 बाहर था, मतलब 5/6 अंदर था, और दूसरे वाले में आप देखा 11/6, 11/36, तो डिफरेंस समझ में आ गया। मतलब ये एग्जांपल लेके देखो, दो आपके पास कंटेनर है, एक में ऑयल एक में वाटर है, तो एक बॉल थी, तो उस बॉल को आपने पहले वाटर में डाला, तो कुछ लेवल अंदर रहा होगा, फिर उसी बॉल को आपने ऑयल के अंदर डाला, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, सेम चीज। अब इस वाले केस में आपने क्या कर दिया है कि मीडियम चेंज कर दिया। ये वाला एग्जांपल कहां पर यूज हो सकता है भाई? यदि आप समुद्र के अंदर जाओगे तो उसकी डेंसिटी हर लेवल पे चेंज होती रहती है, और जैसे हाइट बढ़ेगी तो डेंसिटी अलग होगी, हाँ या ना? तो डेंसिटी अलग हो रही है, तो यदि मैं एक ऐसा एरिया ले लूं जहां पर डेंसिटी चेंज हो रही है और उसके बीच में हमारी कोई बोट है या सबमरीन है, तो बोट तो नहीं हो सकती, लेकिन सबमरीन है, तो कुछ पार्ट तो उस ऊपर वाले लिक्विड में होगा, कुछ वाला नीचे वाले लिक्विड में होगा, और जैसे जैसे नीचे जाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, चाहे वो समुद्र हो चाहे नॉर्मल एग्जांपल भी ले रहे हो आप। तो ये वाला केस ऐसा है कि नीचे वाले पार्ट में अलग है और ऊपर वाले पार्ट में चीजें अलग हैं। ऊपर आपके पास है ऑयल। अब हो क्या रहा होगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी धरती माता की वजह से, जिसकी वजह से आ रहा होगा वेट, एंड दैट इज इक्वल टू mg, है ना? और अब इस बार जो अपथ्रस्ट लगा रहे होंगे या बॉयंसी जो लग रही होगी, वो दोनों की वजह से लग रही होगी। ऑयल भी लगा रहा होगा और वाटर भी लगा रहा होगा, मतलब कि जो ये फ्लोट कर पा रहा है, नीचे कौन कौन सी लग रहा है? वेट, वेट ऑफ आइस इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। तो आप बोल सकते हो अपथ्रस्ट बाय ऑयल प्लस अपथ्रस्ट बाय वाटर, ये सुनो। तो इसमें एक चीज तो ये है कि दोनों ऊपर अपथ्रस्ट लगाएंगे। अच्छा, हमें ये नहीं पता कि इसमें से वॉल्यूम किसका कहां पर कैसे है, ऑयल में कितना है, और तो हम एक काम कर लेते हैं, एक क्यूब है, तो क्यूब में ये मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला जो ऑयल में है उसे मान लो या तो वॉल्यूम इन ऑयल मान लो, और इसे मान लो वॉल्यूम इन वाटर। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो वाटर के अंदर है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो ऑयल के अंदर है। ठीक है भाई। टोटल वॉल्यूम क्या है बेटा? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन ऑयल प्लस वॉल्यूम इन वाटर। पहली इक्वेशन। भाई एक चीज बताओ, यदि मेरे पास मेरा जो पूरा वेट वॉल्यूम आप देख रहे हो, सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम है, तो यदि मैं नीचे आधा पानी में हूं और आधा ऑयल में, तो मेरा टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम तो मेरा चेंज नहीं हो रहा ना, तो वॉल्यूम जो टोटल बॉडी का वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट V ऑयल प्लस V वाटर। बात समझ में आ गई? अच्छा, व्हाट इज द वेट ऑफ द आइस? मतलब फिर से V इंटू डेंसिटी इंटू G, तो V इज द वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है? डेंसिटी ऑफ आइस आपके पास दे रखी है 0.9। आप जिस तरीके से लेना चाहें उस तरीके से ले सकते हो। यदि आप सारी को स्पेसिफिक में लेना चाहते हो तो वैसे ले लो, यदि आप वैसे मीटर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेना चाहते हो तो वैसे कर लो। 0.9 है ना, तो ये आ जाएगा 900 इंटू जी। अब थ्रस्ट कितना लगेगा? कौन लगा रहा है? ऑयल। तो जितना ऑयल में सबमर्ज्ड होगा उतना ही तो लगेगा। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ ऑयल
तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आइस इन ऑयल इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता था, तो ऑयल की डेंसिटी कितनी है, 0.8, तो 800 इंटू जी प्लस अब वाटर कैसे लाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर, तो VW क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर, और VO है वॉल्यूम ऑफ आइस इन ऑयल। तो वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर इनटू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इनटू जी। बेटा जो वहां पर हम लगा रहे थे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहां पे लगाया है। आप इसे ले सकते हो W इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए। तो आप इसमें से एक चीज नोटिस कर रहे होगे, 100 कॉमन लेके काट दो और जी कॉमन लेके काट दो, तो इसमें से 100G आपने अलग निकाल लिया है, 9 इंटू V ऑफ आई से बेटा क्या ले सकते हैं, V ऑफ आइस की जगह वॉल्यूम ऑफ आइस इन ऑयल और वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर, W इज इक्वल्स टू 100G बाहर ले लिया, 8V0 प्लस 10VW, तो ये तो पूरा कट गया भाई, मल्टीप्लाई कर दो 9V0 प्लस 9VW और 8V0 प्लस 10VW। तो बेटा 8V0 को यहां ले आओ, तो 9V0 माइनस 8V0, 10VW माइनस 9VW, तो बेटा कितना बच गया, 1V0 और 1VW, तो V0 अपॉन VW इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो V0 रेशियो VW इज इक्वल्स टू 1 रेशियो 1। क्या कहा भाई इसने ये कहा कि 1 रेशियो 1 में आएगा, मतलब कि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। यदि आप इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते तो 50 ऊपर होता 50 नीचे रहता, 120 ले रहे हो तो 60 ऊपर 60 नीचे, 200 ले रहे हो तो 100 ऊपर 100 नीचे। 1 रेशियो 1 में आपके पास वॉल्यूम में आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे HC वर्मा का ये क्वेश्चन है, NCERT या आप कोई नॉर्मल बुक पढ़ते हो, अरियन देखते हो तो उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि SR अरोरा पढ़ते हो तो उसका एग्जाम्पल नंबर 25 है, बट उसमें उसने इस आई क्यूब का वॉल्यूम दे दिया है, मतलब उसने प्रॉपर साइड्स दे रखी हैं, तो वॉल्यूम आप निकाल लोगे साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, सेम एज इट इज है, ये आप कर लो, लिख सकते हो लिखना चाहते हो तो, बाकी आप आंसर कमेंट में लिख देना। क्या लिखा हुआ है, ए टैंक कंटेन वाटर, ए टैंक कंटेनर सॉरी ए टैंक कंटेन्स वाटर एंड मरकरी, वाटर एंड मरकरी। अब इसमें क्या था आपके पास, ऑयल एंड वाटर था। अब मरकरी की डेंसिटी पता है किसी को, 13,600 kg पर मीटर क्यूब या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, मतलब आप देखोगे तो ये 13,000 और वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1,000, तो लगभग 13.6 टाइम्स होती है उसकी डेंसिटी। यदि आप समझना चाहो, यदि 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना किलोग्राम मरकरी आ सकता है, 1 मीटर क्यूब के अंदर यदि आप 1 मीटर की लेंथ लो, 1 मीटर की ब्रेथ लो, 1 मीटर की हाइट ले लो, मतलब 3.5 फुट के अराउंड, लगभग 3.5 फुट लंबा, 3.5 फुट चौड़ा और 3.5 फुट की लगभग हाइट ले लो और एक कंटेनर बनाओ। यदि पानी उसके अंदर भरोगे तो 1000 किलोग्राम आ जाएगा, और यदि उसके अंदर मरकरी भरते हो तो लगभग 13,500 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये डेंसिटी का डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है। तो इसने बोला है एक टैंक है वो कंटेन कर रहा है वाटर एंड मरकरी। एन आयरन पीस, एन आयरन क्यूब लिख लो, एन आयरन क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर, एन आयरन क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर इज इन इक्विलिब्रियम। What is the fraction? What is the fraction of cube? What is the fraction of
क्यूब इनसाइड द मरकरी। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ क्यूब इनसाइड द मरकरी? तो निकालना क्या होगा आपको? वॉल्यूम इन मरकरी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन क्यूब। बात समझ में आ गई? एक और चीज लिख लो, डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.7 इंटू 10 टू द पावर 3, 7.7 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 7.7 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मरकरी है 13.6 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब आप देख रहे हो मरकरी जो है आयरन से भी ज्यादा डेंस है। डेंसिटी कितनी है आयरन की? 7,700 और मरकरी की 13,600। मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ आयरन। समझ में आ रही बात? तो इस टॉपिक के ऊपर बेटा क्वेश्चंस तो अनगिनत हैं। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो के अंदर हम नीट के क्वेश्चंस कराएंगे और आईटी मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। इस वीडियो के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लिखो एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट क्या कहानी है इस एपेरेंट वेट की? 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। क्या समझ सकते हो वैसे एपेरेंट वेट से? वेट क्या होता है? वेट होता है कि कितनी फोर्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है ना। और जो आप मशीन के ऊपर जाके देखते हो ना, जैसे कभी आप वजन तोलने के लिए गए हो तो होता क्या है, एक मशीन है और उसके ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है। ऐसा बना लो इंसान को, ठीक है भाई, ऐसा इंसान खड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, उस बॉडी को नीचे जमीन नीचे खींच रही है एमजी की तरफ से, ठीक है। और वो मशीन ये देख रही होती है, क्योंकि जब मशीन नीचे खींच रही है, वो जमीन नीचे खींच रही है तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ ना, लेकिन ये धरती माता तो बताती नहीं है कितना तो मेरे ऊपर बोझ है, लेकिन ये मशीन बताती है कि ये इंसान मेरे ऊपर बोझ है कितना, लगभग 70 kg या फिर 700 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये इंसान मेरी इस मशीन के ऊपर। तो ये डिवाइस सिर्फ यही बताता है। तो मतलब यदि मैं किसी भी इंसान को, यदि मेरे पास कोई 700 या 70 kg का इंसान है और मैं जी को 10 ले लूं, तो मुझे उस इंसान को उठाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 700 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मली होता क्या है, यदि आप हवा में किसी इंसान को उठाने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे उस इंसान के लिए 700 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी उठाने के लिए। बात समझ में आई? लेकिन पानी में ये चीज का बहुत फायदा होता है। जैसे कभी आप गए हो वाटर पार्क के अंदर, तो वहां आपने देखा होगा, जैसे कोई इंसान है वो पानी मतलब स्विमिंग पूल के अंदर है। जब वो स्विमिंग पूल के अंदर है तो होगा क्या, नीचे लगा रही होगी एमजी और पानी लगा रहा होगा अपथ्रस्ट। फॉर एग्जांपल ले लो 700 का ये आदमी है, 700 का आदमी है तो 700 न्यूटन फोर्स धरती माता लगा रही है अपनी तरफ, और ये जो पानी है वो इसके ऊपर फोर्स लगा दे रहा है 500 न्यूटन। पानी इस आदमी से तो अंदर डूब गया है ना, क्योंकि नीचे वाला जाया था, लेकिन पानी में कुछ ना कुछ अपथ्रस्ट लगा ही रहा होगा, वो लगा रहा है 500 न्यूटन। तो यदि आप चाहते हो उस इंसान को उठाना तो सिर्फ 200 न्यूटन और लगानी पड़ेगी आपको। क्योंकि वो आदमी कितना उठ सकता है? 700 न्यूटन लगाने पे, क्योंकि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज 700 न्यूटन। तो 700 न्यूटन तो नीचे की तरफ लग रही है, और यदि आप उस बॉडी को उठाना चाहते हो तो 700 न्यूटन आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन 500 न्यूटन तो अपथ्रस्ट ही लगा दी ना, और कुछ फोर्स आप लगा दोगे। अब इस टाइम पर जो आप उस इंसान की फोर्स समझ रहे हो ना, दैट इज अपेरेंट वेट। अब वो क्या हो गया है? अपेरेंट वेट की तरह काम कर रहा है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? बोलो। इसमें तो आदमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हाँ, तो रेस्ट में ये तो आते हैं। अब ये जो चीज है मेरे पास, इसका मास आपके पास ज्यादा होता, अब मेरे हाथ पे आप 50 किलो का वेट रख दो, मास रख दो, मैं नहीं उठा पा रहा, तो होगा धीरे धीरे मेरा हाथ नीचे उतर आएगा, नहीं उठा पा रहा ना मैं। और यदि आपके सर पे ऊपर मैं 50 किलो का वेट रख दूं तो आप धीरे धीरे नीचे होना स्टार्ट हो जाओगे। आपकी अपनी एक लिमिट होगी कितना आप उठा सकते हो। अब जितना आप उठा पाते हो तभी तो इक्विलिब्रियम में ला पा रहा हूं मैं इसे, क्योंकि नीचे लग रहा था एमजी और उतनी ही फोर्स मैंने लगा दी।
मेरी जितनी पावर है हमेशा तो ना मैं हर चीज पे उतनी लगाता हूं जितना इसका मास था। जैसे ही मैंने इसे छोड़ा अभी इसके ऊपर mg लग गई, लेकिन जब मैं इसे उठाना चाह रहा हूं, नीचे से ऊपर लाना चाह रहा हूं, तो मुझे mg से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और यदि मैं स्टेबल कंडीशन में लाना चाह रहा हूं तो नीचे लग रही होगी mg, और मैंने इतनी फोर्स लगा दी और स्टेबल कंडीशन में आ गया, तो ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। यही तो वेट चीज हम देते हैं ना। मशीन भी क्या करती है, यदि मशीन के ऊपर आप कांच के ग्लास के ऊपर जाके अपना वेट तोलो और एक कच्चा कांच ले लेना, जैसे आप उसके ऊपर चढ़ोगे ना वो टूट जाएगा, क्योंकि वो आपके मास को होल्ड नहीं कर पा रहा। ये तो चीज होती है ना। तो ये वाला काम भी क्या है, ये 700 लग रहा है डाउन द टुवर्ड द अर्थ, और ये आपने जो फोर्स जो पानी लगा रहा है दैट इज 500। अब इस टाइम पर यदि आपको जो लगाना पड़ रहा है दैट इज अ एपरेंट वेट। तो क्या बोल सकते हैं हम, एपरेंट वेट is equals to, that is actual weight minus upthrust। बात समझ में आ गई। जितना अपथ्रस्ट लग रहा था उसे आप क्या कर दो, उसके अंदर से माइनस कर दो। जैसे ही आप माइनस कर दोगे तो जो आपके पास आने वाला है दैट इज अ एपरेंट वेट। तो कभी भी आपको सिर्फ निकालना हो, अब देखो सिर्फ चेंज क्या होगा, एक्चुअल वेट तो कभी चेंज होता ही नहीं है। m into g, मेरी मास चेंज नहीं हो रहा, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या होगा सिर्फ अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैसे चेंज होगा, यदि आपके पास बॉडी थोड़ी सी डूबी हुई होगी तो सिर्फ इतनी, जैसे बॉडी आपके पास इतनी डूबी हुई है तो अपथ्रस्ट कौन लगा रहा होगा, सिर्फ इतना। और जब पूरी डूबी हुई है तो अपथ्रस्ट कौन लगा रहा होगा, इतना। तो कभी भी इंसान सिर्फ पानी में थोड़ा सा डूबा हुआ है और आप उठाना चाहते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यदि इतना डूबा हुआ है ना तो अपथ्रस्ट कितना लग रहा होगा, सिर्फ आपका 200 न्यूटन, तो आपको कितनी लगानी पड़ेगा, 500, क्योंकि आपको 700 तो बराबर करना ही है उठाने के लिए, जब तक वो इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं। उठाना चाह रहे होगे तो आप फेंकना नहीं चाह रहे, फेंकोगे तो उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। अब किसी बॉल को उठा के फेंकने में इजी लगता है, एक ईंट उठा के देखो और ईंट को उतनी हाइट तक नहीं फेंक पाओगे आप। और एक किसी छोटे से 5-7 साल के बच्चे को उठा के आप उठा तो बड़े इजी लोगे, लेकिन आप उतनी हाइट तक थोड़ा फेंक दोगे, क्योंकि उसका अपना एक वेट है। और उस वेट से जितना ज्यादा फोर्स आप लगाओगे, यार यहाँ पे हमारे पास एक बच्चा है जिसका वेट है 500 न्यूटन, ये तो बहुत बड़ा बच्चा हो गया भाई। तो जैसे 5 किलो नहीं, आप 10 किलो का बच्चा मान लो, चलो ठीक है 10 किलो का हो सकता है, मतलब 100 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है, और आपने यदि 100 लगाई तो आप उसे गोदी में उठा रहे हो, ऐसे हाथ में रख रखा है। और यदि आपने लगा दी 600 न्यूटन तो क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। तो नेट कितनी आ रही है, 600 माइनस 100 इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg, दैट इज x। 500 अपॉन 10, ओ भाई साहब क्या आ रहा है ये, तो मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी। वैसे तो आपने इतनी आप लगा नहीं पाओगे, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सेकंड पर स्पीड से बच्चा ऊपर की तरफ एक्सलेट करना स्टार्ट कर देगा। अब ग्रेविटी उसे नहीं कर पा रही तो उसको टाइम के बाद बच्चा एस्केप वेलोसिटी आप उसे दे दो तो बच्चा आप यहाँ से गायब कर सकते हो। मतलब समझ रही, तो कंसेप्ट वैसा ही था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम, ये वाली जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जहां पर आप एक्चुअल बॉडी में से सिर्फ अपथ्रस्ट को माइनस करोगे और आपके पास वो उस टाइम पर जो वेट आप फील कर रहे होगे, आप उसी इंसान को एक बार पानी में उठा के देखना और उसी इंसान को आप एक बार हवा में उठा के देखना, दोनों का आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई इतना हल्का था नहीं जितना ये लग रहा था। क्वेश्चन लिखो भाई, A solid weighs 6 kg in air. A solid weighs 6 kg in air. If its density is 6 kg in air, if its density is 200 kilogram per meter cube, if its density is 200 kilogram per meter cube, what will be the apparent weight in water? What will be the apparent weight in water? अब क्या कह रहा है भाई ये, अब एक बॉडी थी, उस बॉडी को जब आपने हवा में रख रखा था तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रही थी वो, 6 kg की है तो 6 into 10, 6 है ना, 6 into 10 60 न्यूटन का फोर्स लगा रही होगी वो।
6 इंटू 10, तो 60 न्यूटन का फोर्स लगा रही है धरती माता, दैट इज द एक्चुअल वेट। अब इसको जैसे आपने पानी में डाला होगा और पानी में ये डूब गया है, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, अपथ्रस्ट। और आप सभी को पता है कि अपथ्रस्ट क्या होता है बेटा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वेट कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, जितना इसका वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट डेंसिटी। तो इसका मास कितना है भाई, मास है 6, इसकी डेंसिटी कितनी है 2000 इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1000 इंटू जी। तो ये इससे काट दो, इसे काट दो, ये आ गया 3g। बच्चे के ऊपर लग रहा कितना है 3g लग रहा है अपथ्रस्ट, और एपरेंट कितना था 6 इंटू जी माइनस अपथ्रस्ट कितना है 3g का। तो बच्चे का एपरेंट वेट कितना है 3g। एपरेंट वेट ऑफ द बच्चा इज, बच्चा था सॉलिड था, तो सॉलिड का जो वेट है एपरेंट वेट आ रहा है 3g। यदि आप मास निकालना चाहो तो बेटा वेट कितना होता है m इंटू जी, तो 3g, तो g से g काट दो, मास आ गया 3 kg। मतलब इतना मास होगा उस इंसान का, कब, जब आप पानी उठा रहे हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये 3 ग्राम का उठा रहे हो। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, वहां पे आपने डेंसिटी को 200 लिख लिया होगा शायद, क्योंकि मैंने बोला वही था, तो आपको वो 2000 करना है उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन की थी ना वहां पे 2000 लिख दिया था, तो आप वो चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ ब्रास, ए पीस ऑफ ब्रास, ब्रैकेट में डाल सकते हो, ब्रास क्या होता है, इट्स एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, वेट्स 12.9 ग्राम इन एयर। तो इस ब्रास के टुकड़े को आपने क्या किया होगा, जब एयर में वेट किया उसका, तो 12.9 ग्राम आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें, व्हेन कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, व्हेन कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, it weighs 11.3 gram, it weighs 11.3 gram। What is the mass of copper combined in the alloy, what is the mass of copper combined in the alloy? Specific gravity of zinc and copper are, zinc and copper are 7.1, 7.1 and 8.9 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है कि जिंक की स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.1 है और कॉपर की 8.9 है। तो ये आपके पास एक कंटेनर था, आपने एक पीस लिया, और ये पीस किस चीज का है बेटा, ये है ब्रास का। तो यहां पे आपने इस मास को तौला, तो कितना आ रहा है आपके पास 12.9 ग्राम। तो यहां पर जब एयर में आपने देखा तो 12.9 ग्राम आ रहा, ठीक है, ग्राम का है, जी नहीं है यहाँ पे। आपने जैसे ही इसको पूरा पानी के अंदर इमर्ज किया, तो यहां पर आपने देखा कि कितना आ रहा है अब 11.3 ग्राम। मतलब दिस इज द एपेरेंट और दिस इज द एक्चुअल वेट, है ना। तो एक्चुअल और एपेरेंट वाली चीज आ गई। ये आपका पूरा डाटा दे रखा है, और डेंसिटी ऑफ जिंक ये आपको दे रखी है 7.1, और कॉपर की दे रखी है 8.9। क्या चीज रह सकती है आपके पास, इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए, इसमें ये निकाल रखा है कि व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर कंटेन्ड इन द एलॉय। इस एलॉय के अंदर कितना मास होगा कॉपर का और कितना मास होगा जिंक का, ठीक है, क्योंकि टोटल मास कितना दे रखा है इसमें 12.9। तो आप पहली क्वेश्चन क्या बना सकते हो बेटा, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ जिंक कितना है 12.9 ग्राम। ये ग्राम में ही मास दिया हुआ, ठीक है बेटा, ये चीज मान सकते हो पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या रहेगी आपके पास, फिर से वही चीज, एपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू
एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है बेटा। यदि अपथ्रस्ट को यहां ले आओ, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू, दैट इज क्या था, एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट। नहीं समझ में आई बात बेटा, ये माइनस इधर लिया है, इसको हम इधर लिया है, तो ये कैलकुलेशन आ गई। व्हाट इज एक्चुअल वेट, 12.9। व्हाट इज अपरेंट वेट, 11.3। तो कितना आ गया आपके पास, 1.6 आ गया, हाँ है ना। दिस इज द अपरेंट वेट की बात कर रहे थे बेटा, तो हमने ये मास में से माइनस को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे ये g लिख लो और यहाँ पे भी g लिख लो। मास इंटू m इंटू जी होता है ना, तो ये मास 12.9 था, 12.9 इंटू जी, ये वेट हो गया और ये भी वेट हो गया, तो 1.9 इंटू जी आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दिस इज अपरेंट, मतलब अपथ्रस्ट के बराबर आ गया। अब अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट की दोबारा डेफिनेशन याद करो, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, या फिर क्या कह सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में किस किस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे जिंक होगा और प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, कॉपर। भाई इसमें पूरा डूबा हुआ है ना, तो इसमें से कुछ पार्ट तो कॉपर रहा होगा और कुछ पार्ट जिंक का रहा होगा। तो कॉपर का वॉल्यूम और जिंक का वॉल्यूम, कुछ नहीं किया, देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ अपथ्रस्ट आपसे पूछा है वही आप इसमें लगा दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ इमर्ज इनटू क्या होता था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, किसके अंदर है ये, तो ये सारा मास ग्राम में है ना, तो डेंसिटी भी क्या लोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लेंगे, दैट इज क्या होती है इसकी 1 इंटू जी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू जी। बेटा जी से जी कट गया। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ जिंक, क्या होता है, मास ऑफ जिंक अपॉन डेंसिटी ऑफ जिंक। तो मास ऑफ जिंक अपॉन डेंसिटी। बेटा जब पूरे इक्वेशन में आपने वो स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखी है ना, तो आप ले सकते हो क्योंकि कट जाती है वो, तो क्या लोगे, लेकिन फिर मास ग्राम में लेना पूरे में। तो यहाँ पे आप डेंसिटी क्या ले सकते हो, जिंक की डेंसिटी कितनी बेटा, 7.1 प्लस मास ऑफ कॉपर प्लस 8.9 इज इक्वल टू 1.6। अब दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन तो ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, मतलब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। आप इसे x मान लो, इसे y मान लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12.9 और दिस इज इक्वल्स टू, सॉल्व हो जाएगा आंसर। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं, एंट्रेंस में आएगा तो थोड़ा सा फर्क क्या होगा, ये जो इसमें डेंसिटी दे रखी है वो राउंड ऑफ करने के देगा वो, क्योंकि उसने गिवन दे रखी है, इसकी 7 कर देगा, इसकी 8 कर देगा, और यहाँ पे जो मास है 12.9 की जगह कुछ ऐसा मास देगा जो पूरा पूरा कट जाए। तो आपके पास कैलकुलेशन वहां पर नहीं होगी, लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान दो किस तरीके से आप कर रहे हो। तो यहाँ पर मास ऑफ जिंक का ले सकते हो आप 12.9 माइनस मास ऑफ कॉपर अपॉन 7.1 प्लस मास ऑफ कॉपर अपॉन 8.9 इज इक्वल टू 1.6। एलसीएम ले लेना, एलसीएम निकाल कैलकुलेट करना, मास ऑफ कॉपर कितना आ रहा है वो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, दैट इज 7.61 इज द मास ऑफ कॉपर। कंसेप्ट पे ध्यान दो, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आया। भाई से क्या रखा था, एक अभी इससे पहले क्या किया था हमने दो फ्लूइड ले लिए थे और एक ऑब्जेक्ट लिया था, जैसे मरकरी और वाटर लिया था, ऑयल और वाटर ले लिया था, तो वहां पे हमने आयरन का पीस डाला था, वुड का पीस डाल रखा था, आइस डाल रखी थी, वो केस अलग था जब हम फ्लूइड अलग कर रहे हैं। लेकिन इस वाले केस में एक चीज बताओ, पानी के अंदर हमेशा आप आयरन की बॉली क्यों डाल रहे हो, भाई आयरन और कार्बन भी तो मिक्स हो सकते थे, कॉपर और जिंक भी तो मिक्स हो सकते थे उस पीस के अंदर। एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, आप जब आप कोई आइटम डालोगे, कोई आर्टिकल डाल रहे हो, आपको ना पता है कि वो एक टाइप का होगा नहीं होगा, ये हर बार आप आयरन का पीस लेते रहोगे तो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि कोई एलॉय भी डालोगे तो उसका अपरेंट मास में क्या फर्क आ सकता है, तो फॉर्मूला आप ये यूज करोगे और बाकी कैलकुलेशन इस तरीके से रहेगी। तो इस वाले वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की जो एंट्रेंस में आए हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी। और यदि आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में ये वाली बातें करूं तो बेटा थोड़े कमेंट करके बता दो कि हम चाह रहे हैं कि और वीडियो बना दो। अदरवाइज मेरा सीबीएसई के बिहाफ की हम बात करें तो मेरा सिलेबस हो चुका है, जो जितना भी सीबीएसई में तो ये आना ही नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है और जो अगले टॉपिक्स में आपको यूज होने वाले क्वेश्चंस हैं वो इतना आपको
आइडिया दे दिया है कि फ्लोटेशन लॉ क्या होता है, एपरेंट लॉ और एक्चुअल वेट में, एपरेंट और एक्चुअल वेट में क्या डिफरेंस होता है, दूसरी चीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, और या फिर बायनेंसी क्या थी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।